हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज का पीजीबीपी। ठीक है, इसमें वैसे हमने सारे लेक्चर्स में सेक्शंस कवर कर लिए थे, बट कुछ एक दो सेक्शंस हैं शायद डिस्कस करने रह गए आगे की वीडियोस में। तो इफ इट इज़ पेंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी सारे वीडियोस वापस नहीं देखे, आप यहीं से एक बार उसको फिर से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 33 AB और 33 AB A है जो डिस्कस करना बाकी है। तो लेट अस स्टार्ट विद दो सेक्शंस। सबसे पहले 33 AB में बात हो रही है टी, कॉफी और रबर बिजनेस की। 33 AB A में बात हो रही है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बिजनेस की। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इन पर्टिकुलर बिजनेसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं और इससे आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप कुछ पर्टिकुलर अकाउंट में एज अ रिजर्व क्रिएट करके वहाँ पे डिपॉजिट कर दें एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब टैक्स सेविंग हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। तो डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि असेसी कौन है यहाँ पे। ऑल असेसी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर इन इंडिया। तो जनरली ये सब एंटिटीज जो होती हैं उनके टी और कॉफी के प्लांट्स भी होते हैं, और उसमें से फिर वो उसको पैकिंग में कन्वर्ट करके एक सेकेंडरी प्रोडक्ट की तरह मार्केट में सेल करते हैं। दूसरा जो सेकेंड पार्ट है ABA वाला, यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बिजनेस की बात हो रही है। डिपॉजिट के लिए क्या बोला है, कहाँ पे आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर डिडक्शन चाहिए, तो उसके लिए नेशनल रूरल बैंक वाला जो केस है जिसको हम शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, और टाइम लिमिट दे रखी है। डिडक्शन इज अलाउड इफ सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन नाबार्ड अप टू द ड्यू टू द रिटर्न और 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर। कि एक्चुअली में थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है उसमें, ड्यू टू द रिटर्न फाइलिंग नहीं है, वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है एक्चुअली। तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग या फिर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो नियर अबाउट सिमिलर डेट्स ही आती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यही अगर हम नेचुरल गैस वाले में बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि SBI में भी आप अगर अकाउंट ओपन करवा के वहाँ पे ये पैसे डिपॉजिट करते हैं तो भी चलेगा अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो कंडीशंस में फर्क है, वो 6 months और रिटर्न फाइलिंग एक तरफ बोला है, एक तरफ अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बोला है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। डिडक्शन की अगर हम बात करें तो डिडक्शन कितना आपको मिल सकता है, तो इसमें बोला टी, कॉफी, रबर में एक्चुअल अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड और 40% ऑफ योर बिजनेस इनकम विच एवर इज लोअर। वो अर्लियर नहीं, एक्चुअली वो लोअर है। ठीक है, तो दोनों में से जो लेस होगा वो काउंट होगा, एक्चुअल अमाउंट और 40% विच एवर इज लेस। दूसरे केस में बोला एक्चुअल अमाउंट और 20% विच एवर इज लेस। तो इसे MCQ में काम आएगा। यूटिलाइजेशन, अब ये पैसा अगर आपने फंड में सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दिया उनके कहने पे, तो इसको यूज भी तो करना पड़ेगा, कहाँ यूज करेंगे। डिपॉजिटेड अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस इज प्रिस्क्राइब बाई टी, कॉफी एंड रबर बोर्ड। जनरली इसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए आगे आपको ये पैसा यूज करना पड़ता है। और दूसरा, डिपॉजिटेड अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस प्रिस्क्राइब बाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये अगेन मिनिस्ट्री के ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पे भी यही होता है कि साइट रिस्टोरेशन फंड बोलते हैं इसको। साइट रिस्टोरेशन जो है वो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, माइनिंग करते हैं, तो फिर उसको जितना भी जो एरिया है जहाँ से माइनिंग हो रही है, तो उस एरिया को जो भी डैमेज होता है उस डैमेज को आपको रिस्टोर करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पैसा कहीं ना कहीं फ्यूचर में यूज होना चाहिए। मिस यूटिलाइजेशन, सीधी बात है, अगर ये पैसा सही जगह यूटिलाइज नहीं हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो जो आपको एग्जेम्पशन मिला था वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन नंबर 35। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 35 में भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो लेट अस सी कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे ये बोला है कि बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, R&D जो हम बोलते हैं। और एक्चुअली में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर एक कंपनी बिजनेस कर रही है लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं कर रही है, नए प्रोडक्ट्स बना नहीं रही है, नया कुछ इनोवेट नहीं कर रही, तो कितने दिन मार्केट में सर्वाइव करेगी। तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट जो है वो बेयर करना ही पड़ता है। ठीक है, और इसके दो ऑप्शन हैं उनके पास, या तो वो खुद अपनी ही बिजनेस प्रीमाइसिस में या अपनी ही इंडस्ट्री में, अपनी ही फैक्ट्री में एक सेटअप कर लें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट सेटअप कर लें कि भाई साइंटिस्ट को हायर कर लिया, लेबोरेटरी बना ली, वो सब चीज़ें, तो अपने आप वहाँ पे साइंटिफिक वर्क, रिसर्च वर्क साथ साथ में चलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इन हाउस एक्सपेंडिचर, एक ये ऑप्शन होता है। दूसरा ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी
खुद साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली इन हाउस, तो वो कुछ पर्टिकुलर साइंटिफिक एसोसिएशंस, साइंटिफिक रिसर्च करने वाली कंपनीज या फिर नेशनल लेबोरेटरीज, इन सबको पैसा डोनेट भी कर सकते हैं, उसका भी डिडक्शन इनको यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बताया कि इन हाउस एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो क्या, तो उसमें ये रहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया है उसका आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा। अब कंडीशंस जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। द टर्म साइंटिफिक रिसर्च कन्नोट्स एंड एम्प्लाइज activities for the extension and advancement of knowledge in the field of natural or applied science, including agriculture, animal husbandry, and fisheries. The allowability of expenditure on scientific research would depend on the following things. In case the expenditure is made by the assessee himself, जैसे मैंने आपको बताया in house, then irrespective of whether the expenditure is revenue or capital in nature, 100% of the expenditure would be अलावेबल। तो पूरा खर्चा मिल जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का, ये क्लैरिफाई कर दिया। हाउएवर इट इज प्रूडेंट टू नोट दैट इफ द एक्सपेंडिचर इज टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ लैंड दैट वुड नॉट बी अलावेबल। अब जो लैंड का जो खर्चा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज एक्चुअली एन अप्रिशिएबल असेट, ठीक है। तो लैंड का खर्चा तो एप्रिशिएबल होता है, उसमें कहीं डेप्रिसिएशन तो आने ही नहीं वाला है। तो जो असेट की वैल्यू डेप्रिशिएट ही नहीं हो रही है उस पर आपको डिडक्शन क्यों देंगे? क्योंकि अगर आज एक जमीन आपने 10 लाख में खरीदी है तो उसको फ्यूचर में जब भी आप बेचेंगे 10 लाख से कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है। क्लियर है बात, समझ आ रही? चलिए आगे बढ़े। की पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिडक्शन आर एज फॉलोज। कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन साथ में दे रखी है। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी विद इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर विच रिसर्च इज कंडक्टेड बाय वे ऑफ सैलरी टू रिसर्च पर्सोनल और मटेरियल इनपुट्स विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इन शॉर्ट ऐसा है कि आप रिसर्च पे खर्चा किए जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हो गया, कुछ नया प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, कोई नया फॉर्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया, कोई मेडिसिन का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, तो जिस साल में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, रिसर्च कंप्लीट हुआ, उस साल के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स तो आप क्लेम कर ही सकते हैं। उसके पिछले 3 साल के भी खर्चे आपको अलाउ किए जाएंगे, बट पिछले साल के सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अलाउ किए जाएंगे। जैसे उन्होंने बोला मैं लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट को हायर किया उनकी सैलरी, जो स्टाफ है उनकी सैलरी, जो मटेरियल इनपुट्स यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल लग रहा है उनका खर्चा, तो लैब में जितनी भी चीजें यूज हो रही है, तो ये सारी चीजों का आप क्लेम जो है वो ले सकते हैं। तो रेवेन्यू वाला पॉइंट इसमें कवर किया। कैपिटल के बारे में आगे एक्सप्लेन किया है। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी within 3 years immediately preceding the commencement of business would be deemed to have been incurred in that year in which the business was commenced and will therefore rank for deduction in the year of commencement of business in full। इसका मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अभी आपको नहीं देंगे, रेवेन्यू वाला आप पिछले 3 साल का ले लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछले 3 साल का है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए ये बोला कि रिसर्च होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, बिजनेस कमेंस होता है। तो जब बिजनेस कमेंस होगा तब से उस साल से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को उस साल में ही, उस साल से भी नहीं, उस साल में ही पूरा क्लेम कर सकते हैं 100%। इवन डेप्रिसिएशन की भी कोई बात उन्होंने यहां पे नहीं बोली। क्लियर? इन केस सच एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय बिजनेस प्रॉफिट्स इन एनी ईयर, सच डेफिशिएंसी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। तो अगर लॉसेस हो रहे हैं और पूरा खर्चा इस साल आप सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो बाकी का कैरी फॉरवर्ड कर लो, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब इन हाउस वाला जितना पार्ट था वो हो गया, बहुत सिंपल था। इन हाउस में मैंने आपको बताया कि जिस साल में डेवलपमेंट हुआ उस साल के तो रेवेन्यू और कैपिटल पूरे खर्चे अलाउ कर देते हैं। पिछले 3 साल के खर्चे आपको रेवेन्यू वाले इस साल अलाउ कर देंगे, और कैपिटल वाले कब अलाउ करेंगे? जब बिजनेस कमेंस होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन हाउस आउटसाइड थर्ड पार्टी को अगर हमने रिसर्च के लिए कुछ पैसा दिया, एज ए डोनेशन आप बोल सकते हो, तो उस सिचुएशन में कितना डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं वो देखते हैं। ये इसलिए अलाउ कर रहे हैं ताकि लोग साइंटिफिक रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करें। सबसे पहला पॉइंट है, इन केस द अमाउंट इज पेड टू एन इंडियन कंपनी। किसको पैसा दिया उस पर डिपेंड करता है डिडक्शन कितना मिलेगा। इंडियन कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उस सिचुएशन में 100% एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किया जाएगा। कंपनी असेसी है लेकिन उसका मेन काम साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला है कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या फिर रिसर्च एसोसिएशन है जो या तो सोशल साइंस रिसर्च में इन्वॉल्व है
या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है, साइंटिफिक में नहीं, तो उस सिचुएशन में भी 100% डिडक्शन आपको अलाउ किया गया। कुछ साथ में पॉइंट है, द डिडक्शन इज अलाउेबल ओनली इफ द पेमेंट इज मेड टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एंड सच डिडक्शन कैन नॉट बी डिनाइड लेटर subsequent to such payments merely on the grounds that the approval so granted is withdrawn। अब आपने जिस इंस्टीट्यूशन को पैसे दिए, यू शुड चेक कि वो इंस्टीट्यूशन के पास सारे अप्रूवल्स हैं या नहीं, वो एक वेरीफाइड और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है या नहीं, जैसे यूजीसी और ये सारी अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू। आपने पैसा दे दिया, डिडक्शन ले लिया, बाद में अगर उस अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें आपकी क्या गलती? जब दिया पैसा तब तो वैलिड था ना, तो उस सिचुएशन में आप जो भी है डिडक्शन वो ले सकते हैं, वो रोल बैक या रिवर्स नहीं होगा। सी पॉइंट में बोला है इन केस द अमाउंट इज पेड टू अ नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी। नेशनल लेबोरेटरी में आते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी अथॉरिटीज को हम नेशनल लेबोरेटरीज बोलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये लोग ही करते हैं, मार्स मिशन, मून मिशन जो हम देखते हैं उसका पैसा कहाँ से आता है? तो कहीं ना कहीं कंपनीज भी डोनेट करती है। आईआईटीज में भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना, तो स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करते हैं वहाँ पे। और एक इंक्यूबेटर जो हम बोलते हैं वो आईआईटीज में भी होता है जहाँ पे रिसर्च वर्क चलता रहता है और स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जाता है वहाँ से, ठीक है। 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। यहाँ पे 100 के बदले 150 अलाउ किया, मतलब खर्चा 1 लाख रुपया करो और डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 1.5 लाख रुपए का। क्लियर? तो इतना आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब टैक्स सेविंग जो है वो 50% एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर आप कंपनी एसएससी हैं और आपका 30% टैक्स लगता है तो आपका सेविंग 30 के बदले 45% हो गया इफेक्टिवली, क्योंकि खर्चा 1 लाख ही हुआ है बट आपने दिखाया कितना? 1.5 लाख। तो उस पर आपका 30% टैक्स बचेगा, तो इफेक्टिवली यू आर सेविंग 45,000 रुपीज ऑफ टैक्स विच इज एक्चुअली 45%। तो इफेक्टिव रेट टैक्स सेविंग का 50% बढ़ जाता है। नेशनल लेबोरेटरीज कौन सी होती हैं ये बताया हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया। AY 21-22 से ये 150% जो है ये 100 हो जाएगा, वो अगले साल से होगा। अभी AY 2021 है हमारे लिए, तो ये पॉइंट अभी रेलेवेंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है पेड टू यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ऊपर था यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च एसोसिएशन फॉर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यहाँ पे है साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा? 150% अगेन, और ये भी अगले साल से 100% हो जाएगा। तो अभी तो फायदा ले लो। ई पॉइंट में बोला है वेयर अ कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल थिंग नॉट बीइंग वन विच इज स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल। अब यहाँ पे ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इन्वॉल्व है और पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो 11th शेड्यूल में कवर्ड नहीं है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप उनको पैसा दे रहे हैं, तो भी 150% का वेटेड डिडक्शन यहाँ पे भी अलाउ किया गया है। तो रेट्स याद रखने और कुछ नहीं है। अब इसी चीज़ को मैंने नीचे समरी में सबसेक्शन और क्लॉज नंबर के हिसाब से लिखा है, क्योंकि कितनी बार वो लोग उसके हिसाब से पूछ लेते हैं, तो आपको रेट्स याद रखने और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स जो रह गए हैं, एक 145 वाला पार्ट था स्टार्टिंग में। अब 145 वाले सेक्शन में ICDS जो है डिक्लेरेशन स्टैंडर्ड्स है, इनकम डिक्लेरेशन स्टैंडर्ड्स है, उसकी बात की है हमने। अभी तक उसके बारे में कुछ सीखा नहीं है, तो आप इस चीज़ को अभी इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट में मिसलिनियस टॉपिक्स में हम उसको कवर करेंगे, अभी हम उस पर बात नहीं करने जा रहे। 145A भी उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब ICDS के बारे में बात करेंगे। फ्रैंकली हमारे सिलेबस में CS एग्जीक्यूटिव में ICDS उतना डिटेल में है नहीं, उसका कोई वेटेज या वैल्यू नहीं है। एक्चुअली CA के सिलेबस में इंटर में और फाइनल में उन्होंने वहाँ पे उसको प्रॉपर वेटेज दिया है। यहाँ पे सिर्फ उसका एक है ना पॉइंट वाइज रेफरेंस देके छोड़ दिया है कि हाँ 2-4 लाइनें लिख दी। अब उसके चक्कर में हम उतना डिटेल में अगर जाएं तो दैट इज नॉट वर्थ। अगर हमारे दूसरे चैप्टर्स पेंडिंग है तो पहले हमें पूरा सिलेबस पढ़ लेना चाहिए, लास्ट में टाइम बचता है तो हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज ओके, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ये सारे सेक्शंस थे जो आपके पेंडिंग थे। अगर और भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।